हाँ जी, तो आज के इस सेशन में अपन समझेंगे कि बायजूस में एक्चुअल में क्या कांड हो रहा है, क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, और जो अभी आपने सुना होगा एक बहुत फेमस इशू चल रहा है बायजूस का 1.2 बिलियन लोन केस, वो एक्चुअली में क्या है, और बायजूस कैसे अंदर से बिल्कुल हॉलो कंपनी हो चुकी है। अगर बायजूस अभी तक एक लिस्टेड कंपनी होती तो अभी तक ये डीलिस्ट हो चुकी होती, इसका मार्केट कैप क्रैश करके जीरो पे जा चुका होता। आज ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो नीचे जाओ, लाइक का बटन प्रेस करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आप समझो यार, इस समय आई एम प्रिटी श्योर कि रविंद्रन बाइजूस की नींद उड़ी हुई होगी, और शायद ना भी उड़ी हो, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। बट उसके पहले है ना, हम डायरेक्टली लोन केस पे जंप करें, इसके पहले हम समझते हैं कि बायजूस के अंदर मेजर रेड फ्लैग्स क्या क्या है। एक आपने सुना होगा कि बायजूस अग्रेसिव अकाउंटिंग कर रहा है। ठीक है, अब अग्रेसिव अकाउंटिंग तो कर रहा है, इस रेड फ्लैग को समझने के पहले आप ये समझो कि बायजूस का नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है। नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है आप ये देखना। ये मैंने इंक 42 से लिया है, द सोर्स इज इंक 42। ठीक है, बायजूस का FY21 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 का, जो साल मार्च 31 मार्च 2021 को खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले, सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अवेलेबल है। 22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इन फ्लोटिंग इन द मार्केट, उसने अभी तक रिलीज नहीं किया। यहां पर आप देखोगे तो जो टोटल एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जो लॉसेज है वो ऑलमोस्ट 10x फोल्ड में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है दैट बहुत अंधकार और बहुत ज्यादा डार्क है फ्यूचर। बट प्रॉब्लम क्या है बायजूस के साथ वो समझना। बड़ी बायजूस जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, उसमें से 70% रेवेन्यू जो है दैट दे आर बुकिंग अंडर द सेल ऑफ टैबलेट्स एंड SD कार्ड। इसका मतलब कि आपने देखा होगा बायजूस का एक मॉडल आता है, आप उसमें टेबलेट वो आपको बेच देते हैं, जो भी पैसे में बेचते हैं उन सब पैसों में बेच देते हैं। और 30% रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है दैट इज फ्रॉम ट्यूशन फीस। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप समझना, इसमें दो तीन इश्यूज हो रहे हैं। नंबर वन, बायजूस इज नो मोर अ एजुकेशनल कंपनी, इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी। और उसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट आज के टाइम क्या है, ये टैबलेट और SD कार्ड। इसके कारण क्या हो रहा है ना, जब आपका जब आपका ये दिख रहा है अपने को कि जो मेजोरिटी सेल्स आ रही है दैट इज थ्रू टेबलेट एंड SD कार्ड, तब आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि उसके अंदर का जो कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या है। समझ रहे हो, वेदर पीपल आर लाइकिंग दैट कंटेंट और एक्चुअल में वो कंटेंट के कारण बिक रहा है, या पीपल आर जस्ट फैसिनेटेड थ्रू टैबलेट एंड SD और डिलीवरिंग इट इन सम टैबलेट और व्हाट नॉट। ठीक है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, शांतनु प्रकाश करके देयर वाज दिस गाय, IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट, एंड ही स्टार्टेड दिस कंपनी जहां पर revolutionize we will revolutionize the education system and what not. The name of the company was Educomp. उनके साथ भी यही इशू था। इट हैड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम अ हार्डवेयर सेलिंग कंपनी, नॉट अ कोचिंग कंपनी और नॉट अ एजुकेशनल कंपनी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इसके कारण, ये बायजूस ने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है। बायजूस क्या बोलता है, बायजूस बोल रहा है अग्रेसिव अकाउंटिंग कैसे बुक हो रही है वो समझना आप एक मिनट। बायजूस बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड स्ट्रीमिंग ऑफ कंटेंट, ठीक है, is recognized when the control of the goods or services are transferred to the customer at the amount that reflect the consideration। यानी हम रेवेन्यू बुक कर देंगे सेल ऑफ गुड्स का और स्ट्रीमिंग ऑफ कंटेंट का, जब जब कस्टमर के कंट्रोल में हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सिंस दे आर नॉट सेलिंग द कोर्सेज इन अ ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टैबलेट बेच रहे हैं, तो ये टैबलेट का कंट्रोल तो कस्टमर के हाथ में कब आ गया, जैसे ही उसने पे किया, इमीडिएटली उसके हाथ में आ गया। अब समझना प्रॉब्लम क्या हो रही है। यूजुअली बायजूस जब सेल करता है ना प्रोडक्ट, तो वो कॉम्बो में सेल करता है। कॉम्बो मतलब 4 ईयर कॉम्बो, 7 ईयर कॉम्बो, ठीक है, इसमें सेल करता है। अब जब 4 ईयर और 7 ईयर कॉम्बो में सेल करता है, तो इसका मतलब ये है कोई स्टूडेंट अगर क्लास फर्स्ट में है तो उसने क्लास 8th तक का पूरा पैकेज खरीद लिया, और बायजू ने क्या करा, उसको एक टैबलेट दे दिया। अब हर साल वो टैबलेट अपडेट होता जाएगा और उसके नए नए कोर्सेज उसमें आते जाएंगे फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स या नेक्स्ट 4 ईयर्स। कस्टमर इज यूजिंग द सर्विसेज फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 7 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स।
बट बायजू ने उसको छुपा दिया है कि हम इसको हार्डवेयर सेल जैसा मान रहे हैं, ठीक है। और उसका पूरा का पूरा जो रेवेन्यू, जो फीस कलेक्शन हो रहा है, वो डे वन पे आज ही इस साल में बुक कर रहा है। जबकि उसको क्या करना चाहिए, अगर उसने 70,000 में बेचा है कोर्स 7 साल का, तो उसको आने वाले 7 सालों में हर साल 10,000 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए आइडियली। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो अगले 7 साल तक उसकी सर्विसेज यूज करेगा ना, कंटिन्यूस बेसिस पे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा 70,000 रेवेन्यू आज ही बुक कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे वो क्या कर रहा है, रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है आज। ओके, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग क्या है, दे आर सेलिंग देयर रिसीवेबल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ये जो चार्ट्स हमने लिए हैं, ये द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट से लिए हैं, टीएमसी से। वंडरफुल जर्नलिज्म, ठीक है। आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, बट अमेजिंग जर्नलिज्म, ठीक है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड योर टीम। सेलिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है देखना। इन्होंने किसी कस्टमर, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इज अ बिजनेसमैन, इसने माल बेचा, माल बेचा अपने एक दोस्त को या दो दोस्तों को माल बेचा। अब ये दोस्त बोल रहे हैं यार मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, तू एक काम करना, मैं पैसा तेरे को आते जाते दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, साल भर बाद दे दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, ये बंदा बोलेगा कि मेरे को आपसे पैसा लेना है, ठीक है, पैसा लेना बाकी, ये आपके डेटर्स हैं। और जो अमाउंट खड़ा हुआ है, जितना पैसा लेना बाकी है, उसको बोला जाता है रिसीवेबल्स, कि ये अमाउंट हमें रिसीव करना बाकी है। अब देखना आप बायजूस क्या कर रहा है। बायजूस है ना, पास थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू अपने रिसीवेबल्स बेच रहा है। अपन समझते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बायजूस की बुक्स में 300 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं, यानी 300 करोड़ रुपए भी उनको बच्चों का लेना बाकी है, पेरेंट्स देंगे। बायजूस क्या करता है, एक ट्रस्ट बनाता है, ठीक है। और ये पूरे 300 करोड़ के रिसीवेबल अपनी बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देता है, इनके पास ट्रांसफर कर देता है। तब इनके पास क्या आ गया, 300 करोड़ के रिसीवेबल्स, वो इनके पास हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेगी ना ट्रस्ट, ये ट्रस्ट इन्वेस्टर्स ढूंढेगी, और ये ट्रस्ट बोलेगी कि मेरे पास 300 करोड़ के रिसीवेबल हैं, लेकिन मुझ में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो मेरी वैल्यूएशन सिर्फ 290 करोड़ है। यानी समझना, कोई एक इन्वेस्टर आया, उसने बोला मैं तेरी पूरी की पूरी ट्रस्ट खरीद लूंगा, तो ट्रस्ट क्या बोलेगी उसको, आप मुझे 290 करोड़ दे दो, और आप मुझे 290 करोड़ दे दो, और ये पूरे के पूरे ट्रस्ट के मालिक आप बन गए। इन्वेस्टर बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा। बोले सर फायदा तो आंखों पे दिख रहा है आपको सामने, कि मेरे पास तो 300 करोड़ रुपए आना बाकी है फ्यूचर में, अगले 1 साल में आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे, और आप मुझे 290 करोड़ दे रहे हो, तो बचा हुआ जो 10 करोड़ रुपया है वो तो आपका प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टर बोला हाँ यार, इससे अच्छा तो कोई धंधा ही नहीं है, समझना। बट इसमें क्या, इन्वेस्टर एक रिस्क ले रहा है। इन्वेस्टर ये रिस्क ले रहा है, कल कोई 300 करोड़ रुपए अगर डूब गए, लोगों ने वापस नहीं करा, तब ये इन्वेस्टर के हाथ में थैला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझना। इन्वेस्टर ने 290 करोड़ रुपीस दिए ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने 290 करोड़ रुपीस दिए बायजूस को। तो बायजूस की बुक से क्या हुआ, डेटर बाहर गए 300 करोड़ के, और 290 करोड़ का कैश अंदर आ गया। ये जो सर्टिफिकेट मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, इसको बोला जाता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अब समझना, ये एक रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कोई रेड फ्लैग जैसी बात नहीं होती है। सारी कंपनी, जिसको सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेट भी बोला जाता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेटर्स भी बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, है ना। सारे के सारे बिजनेसेस ये काम करते हैं। बिल डिस्काउंटिंग आप लोगों ने इनिशियली पढ़ी होगी, कि आप 100 रुपए का चेक लेके जाते हो बैंक को, और अगर आपको आज पैसा चाहिए तो बैंक आपको आज 90 रुपीज देता है, वो सब पढ़ा होगा। दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस बाय ऑल द बिजनेसेस। द इशू हियर इज, जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि बायजूस बीइंग अ एजुकेशनल कंपनी, ठीक है, जो अपफ्रंटली माल बेचती है, समझना, और अगर ईएमआई पे भी दे रही है, तो ईएमआई को थर्ड पार्टी फंड करती है, बायजू फंड नहीं करता है, ठीक है।
तो ये रिसीवेबल आपके अकाउंट में आ कैसे रहे, बुक्स के अंदर ये रिसीवेबल कैसे आ रहे हैं, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, क्या बायजूस को अर्जेंट कैश का रिक्वायरमेंट पड़ गया है? समझना, फंडिंग रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट देन द कैश रिक्वायरमेंट। जब बायजूस को किसी दूसरी कंपनी को खरीदना होगा तब उसको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। समझिए मेरी बात, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कोई भी कंपनी या बायजूस की बात करते हैं, बायजूस को अगर एक छोटी कोई कंपनी खरीदनी है तो बायजूस क्या करता है, लोगों के पास जाता है, अपनी थोड़ी इक्विटी बेचता है, उनको पैसा मिलता है, उससे वो फंडिंग, जो फंडिंग मिलती है उससे वो कंपनी ले लेता है। इसके लिए बायजू ये नहीं करेगा कि बायजू अपने जो डेटर्स हैं वो बेच दिए, उससे जो पैसा आया उससे मैं दूसरी कंपनीज खरीद रहा हूं। समझ रहे हो, घर का सोना बेच के बाहर वालों को पैसा नहीं दिया जाता सर, वो चीज है। अर्जेंट नीड ऑफ कैश मतलब वर्किंग कैपिटल क्रंच है कंपनी के पास। कंपनी के पास इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल क्रंच है कि कंपनी टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं कर रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय मल्टीपल मीडिया हाउसेस अक्रॉस। आप समझ रहे हो, टीडीएस आपने काट लिया कस्टमर अपने एम्प्लॉइज का और आप उसको जमा नहीं कर रहे हो, ब्लडी इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसमें क्रेडिटर्स में, सॉरी रिसीवेबल्स में बायजूस के, कि वो जो रिसीवेबल्स इसने बेचे, ठीक है, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस क्या है, क्या वो रेटेड रिसीवेबल है? आप समझना, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, ठीक है, उसको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, किसी कंपनी से पैसा लेना है, कोई B2B ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा 6 महीने बाद मिलेगा, उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो उसने ओला को सप्लाई करी कारें, ऐसा मान लो नॉर्मल कार सप्लाई करी 1,000 कार, ओला ने बोला सर 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना पेमेंट है, 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट है, ठीक है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई कैश की, महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक के पास गया, उसने बोला देखो ओला मेरे को 1,000 करोड़ रुपए देने वाला है 6 महीने बाद, आप ओला से 1,000 करोड़ 6 महीने बाद ले लेना, आप आज मेरे को 900 करोड़ रुपए दे दो, 100 करोड़ रुपए का डिस्काउंट दे दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा रुको मेरे को पहले चेक करने दो कि ओला जो है उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर ओला का क्रेडिट वर्दीनेस टॉप नॉच का है, ओला की कोई हिस्ट्री नहीं है डिफॉल्ट की पहले, तो बैंक बोलेगा सर आपको 900 करोड़ नहीं, हम 950 करोड़ रुपए दे देंगे, दैट्स ओके। वाई? बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये 950 करोड़ हमारे पास, 1,000 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। क्यों कॉन्फिडेंट है? बिकॉज ओला अच्छा रीपेमेंटर है, अच्छे से रीपेमेंट करता है, कोई डिफॉल्ट नहीं करता है। लेकिन इसकी जगह अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किंगफिशर को एक कंपनी बेची होती, समझना, ये कार्स बेची होती, और किंगफिशर से 1,000 करोड़ रुपए बकाया, यूबी बेवरेजेस से 1,000 करोड़ बकाया था, बैंक के पास जाएगा, बोलेगा 900 करोड़ दे दो, बोलेंगे रुको पहले देखने दो सामने वाला जिससे पैसा लेना है उसकी औकात है क्या देने की, क्या वो दे पाएगा पैसा, असेस करा, बोले यार ये तो खुद ही चोर है, सर इसके आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा बस, बोले आप समझ नहीं रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ काट के 900 करोड़ दे दो, बैंकर बोलेगा नहीं महिंद्रा जी आप समझ नहीं रहे हो, मैं 900 करोड़ काट के 100 करोड़ दूंगा आपको। तो बोले इतना ज्यादा काटोगे क्या? तो बोले हाँ इतना ज्यादा काटूंगा। क्यों? बिकॉज जो आपका रिसीवेबल है, जो आपका डेटर है, उसमें दम नहीं है, वो पैसा नहीं देगा, मेरे को पता है ये चीज, मैं रिस्क लेके आपके आपके रेपुटेशन पे आपको पैसा दे रहा हूं, इसीलिए मैं इतना ज्यादा अमाउंट कट कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड थिंग, जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने वो ट्रस्ट में पैसा लगाया, जिस ट्रस्ट के अंदर ओला के सारे डेटर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देयर इज दिस न्यूज गोइंग ऑन इन द मार्केट कि क्या ये जो रिसीवेबल्स हैं ये क्या फोर्स्ड सेलिंग के थ्रू खड़े हुए हैं क्या? आपने एक न्यूज सुनी होगी बीच में कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बायजूस को कि वो उन हाउस होल्ड को कोर्स नहीं बेचेगा जिनकी इनकम इज लेस देन 25,000 अ मंथ, 25,000 रुपीज से बिलो इनकम हाउस होल्ड जो है उनको बायजूस कोर्स पिच नहीं करेगा। जैसे सब्जी बेचने वाला, ठीक है, रेड़ी लगाने वाला, ठीक है, इन सबको आप कोर्स पिच नहीं करोगे। वाई? बिकॉज आप फोर्सफुली उनको कोर्स बेच रहे हो। तो ये सारे के सारे कंसर्न्स है विच आर वेरी मच लेजिटिमेट। अगला जो बड़ा रेड फ्लैग बायजूस के ऊपर आ रहा है दैट इज प्रमोटर सेलिंग, ठीक है। एक बात ध्यान रखना यार, मैं अपनी इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में भी हम इसको बहुत डेप्थ में समझते हैं और समझाते हैं। प्रमोटर अगर माल बेच रहा है ना तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कंपनी पे, तभी तो जल्दी बेच के बाहर हो रहा है। बायजूस ने क्या करा है, अगेन दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, अगेन गाइस कुडोज टू यू, ठीक है। बायजूस क्या कर रहा है वो समझना। बायजूस के 3 मेन प्रमोटर्स हैं,
एक रविंद्रन बाइजू, एक रिजू रविंद्रन, ठीक है, रिजू रविंद्रन इज द ब्रदर ऑफ रविंद्रन बाइजू, ठीक है, एंड थर्ड इज विद्या दिव्या गोकुलनाथ, जो बाइजूस की वाइफ है, बाइजू की वाइफ है, ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो होल्डिंग सम पोजिशन इन द कंपनी। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, 2016 से 2021 तक आप देखिए क्या हो रहा है। बाइजू के पास, बाइजूस के पास क्लोज टू 7,20,000 शेयर्स थे, और अब 2021 में 7,10,000 शेयर्स हैं। अगेन अ गुड थिंग, ठीक है। बट कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 2016 में था 0.46 बिलियन, मतलब $460 मिलियन, और 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन है $13 बिलियन, ठीक है। रिजू रविंद्रन जो बाइजूस के ब्रदर्स हैं, उनका देखो क्या करा इन्होंने, 3.4 यानी क्लोज टू 3,40,000 शेयर्स थे इनके पास 2016 में। लेकिन जब वैल्यूएशन एकदम पीक पे था, तब इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा स्टॉक ऑफलोड कर दिया, पूरा का पूरा माल ही बेच दिया बाहर कंपनी से, ठीक है। सिमिलर थिंग इज बीइंग डन बाय दिव्या गोकुलनाथ। उन्होंने भी सब्सटैंशियल होल्डिंग, अपनी ऑलमोस्ट 30% होल्डिंग डेविएट कर दी, डाइल्यूट कर दी। कब डाइल्यूट करी, जब वैल्यूएशन अपने पीक पर है, ठीक है। आप ये देखिए, यहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, इन लोगों ने कब कब कितना कितना माल अपना बेचा है, खुद के स्टॉक्स कंपनी में बेचे हैं, और ये सब के सब बायर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये जो बड़े बड़े वीसी हाउसेज हैं और फंड हाउसेज हैं, पी हाउसेज हैं, ये लोग कंटिन्यूस बेसिस पे बायजूस को फंड कैसे कर रहे हैं डिस्पाइट सो मेनी रेड फ्लैग्स। आई डोंट नो द रीजन कि बायजू क्या पिच, ऐसी क्या कैरिज्मेटिक पिच दे रहा है जाके उनको, दैट दे आर दे आर फोर्स टू फंड बायजूस, ठीक है, क्योंकि फंडिंग ही हो रही है ना एक टाइप से, ठीक है, कंपनी फंड नहीं हो रही है, लेकिन बायजूस क्या पैसा लेके बाहर हो गया। समझना, देयर इज दिस रिपोर्ट विच सेज कि बायजू मतलब जो रविंद्रन फैमिली है, उन्होंने क्लोज टू 100 to 200 मिलियन डॉलर रेस कर लिया है अपने स्टॉक्स बेच के। क्या 200 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी 10,000 करोड़ रुपीस। क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब 700-800 करोड़ रुपीस, 1,000 करोड़ रुपीस, क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया में एक टॉप 1%, टॉप 0.5% की कैटेगरी में आने के लिए? यस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर अ प्रमोटर इज सेलिंग अ स्टॉक इन अ पर्टिकुलर कंपनी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द प्रमोटर कि ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जिसके कारण तुम माल बेच के बाहर हो रहे हो। नाउ वी विल जंप टू द लैंडमार्क 1.2 बिलियन लोन सागा, ठीक है। ये समझना भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, और ये अभी तक इवॉल्विंग स्टोरी है। आई डोंट नो आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, बट आप देखना इसकी जो जनरेशन हुआ, ठीक है, ये जो ओरिजिनेशन हुआ इस लोन की रिक्वायरमेंट का, वो आज या कल में नहीं हुआ, इट इज लॉन्ग डेटेड विथ इन जुलाई 2021। बायजूस ने क्या करा था ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, उन्होंने आकाश को एक्वायर करा $1 बिलियन में, ठीक है। उसके बाद उनके प्लान्स थे कि यार आकाश को है ना हम लोग वी विल टेक इट पब्लिक, आकाश को आईपीओ लेके आएंगे आकाश का, और पैसा रेस करेंगे पब्लिक से। बट इन जुलाई 2021 व्हेन दे एक्चुअली वर प्लानिंग फॉर एन आईपीओ, तब सडनली रेट हाइक होना स्टार्ट हो गए। जब रेट हाइक होना स्टार्ट हुए तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो गया। दैट वाज नॉट अ फेवरेबल टाइम फॉर एन आईपीओ टू कम, ओके। तब सर्टेनली अगर सोचा होगा कि आईपीओ लेके आऊंगा तो इसका मतलब है फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तभी आईपीओ लेके आ रहा है कोई भी बंदा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोअर इंटरेस्ट रेट, जो यूएस में लो इंटरेस्ट रेट चल रहे थे, उसका फायदा उठाया, और इन्होंने रेडवुड और अदर लेंडर्स से $1.2 बिलियन रेस करे। 80 रुपीज का अगर एक्सचेंज रेट आप समझते हो तो 9,600 करोड़ रुपए रेस करे। और रेस कितने पे करे पता है, क्या इंटरेस्ट रेट पे करे, लाइबोर प्लस 5.5%। उस टाइम पर लाइबोर कितना चल रहा था पता है, 0.22%। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो उन्होंने रेस करा है वो रेस करा है 7.72% पे। क्या ये बहुत छोटा अमाउंट है? इंटरेस्ट रेट इज सब्सटैंशियली लो। 7.72% इज नथिंग भाई फॉर अ बिजनेस, दैट टू अ प्राइवेट बिजनेस। रिस्क फैक्टर कंसिडर ही नहीं करा यहां पर लोन देते समय,
क्या चीज समझ में आ रही है आप सब लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये जब लोन दिया गया, रेडवुड ने जब लोन दिया तो उसने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से इसको और बढ़ाना था ना। उसने पीनट्स में यार चने चिरौंजी के भाव के अंदर लोन दे दिया उसको, ठीक है। और ये लोन दिया, इसको बोला जाता है टर्म लोन बी, ठीक है। टर्म लोन बी क्या होता है वो समझना एक मिनट के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। टर्म लोन बी जो होता है ना, इसको मेजेनाइन लोन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको मेजेनाइन लोन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, और इसको बुलेट लोन भी बोला जाता है, ठीक है। आपने आज हमसे लोन लिया ना, से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए लोन लिया है या 4 इयर्स के लिए लोन लिया है, ठीक है। आपने आज, हमने आपको 100 रुपीज का लोन दिया ना, आप एक काम करो, कुछ मत करो, आप मेरे को 1 रुपए का इंटरेस्ट इधर दो, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का इंटरेस्ट इधर दो, 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 और बाकी बचे हुए जो 100 रुपए वो इधर दे देना एक साथ। यानी ईएमआई में प्रिंसिपल का रीपेमेंट अमाउंट या तो जीरो है इस केस के अंदर, या फिर कुछ ऐसा केस होगा कि 10 का इंटरेस्ट, 10 का इंटरेस्ट, 10 का इंटरेस्ट, 10 का इंटरेस्ट, और साथ में 1 रुपए का रीपेमेंट, 1 रुपए का रीपेमेंट, 1 रुपए का रीपेमेंट, 1 रुपए का रीपेमेंट, और यहां पर आप हमको 96 रुपीज दे देना इकट्ठे। या तो जीरो रीपेमेंट है ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर बहुत कम रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का। इसको बोला जाता है बुलेट पेमेंट, बुलेट रीपेमेंट, बुलेट लोन, कि हम आपको एक साथ वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा पैसा देंगे, बुलेट के जैसा ठाक, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब भी कॉरपोरेट्स लेंडिंग होती है, कॉरपोरेट्स को जब लोन दिया जाता है, तो वहां पर है ना कुछ कोवेनेंट्स लगाए जाते हैं। ये लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने फिक्स्ड इनकम पढ़ा है, कोवेनेंट्स लगाए जाते हैं। कोवेनेंट लगाने का मतलब क्या होता है, शर्तें लगाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायजूस के केस में ये जो लोन है ये 7 इयर्स का है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन जो बॉन्ड का इंडेंचर है, वो बॉन्ड का जो अग्रीमेंट है, जो लोन का एग्रीमेंट है, ठीक है, लोन का जो टर्म शीट है, उसके अंदर ये मेंशन करा है लेंडर ने, रेडवुड ने, कि भाई मैं 7 साल के पहले तेरे से प्रिंसिपल नहीं मांगूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरी ये शर्तें हैं। अगर इन शर्तों में से कोई भी शर्त तूने ब्रेक करी, देन आई कैन आस्क फॉर अ इमीडिएट रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें से एक शर्त थी कि यू विल रेगुलरली पब्लिश एंड प्रोवाइड अस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ योर कंपनी, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द कोवेनेंट, ये एक शर्त थी, ये ध्यान रखना ये वाली शर्त, ठीक है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको देने से, रिजल्ट्स देने से मिस कर जाते हो, तो हम हमारा पूरा लोन वापस मांग सकते हैं। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट करने में मिस कर जाते हो, तो हम हमारा पूरा का पूरा लोन आपसे वापस मांग सकते हैं। ये बेसिक शर्त है, ठीक है, क्योंकि रिस्क बढ़ गया ना यार, तू क्यों क्या छुपाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, अक्टूबर 2022 में आके, अक्टूबर 22 में बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स निकाले। मतलब जो साल मार्च 2021 में खत्म हुआ, जिसकी एक्चुअल में रिपोर्टिंग करके आरओसी फाइलिंग हो जानी चाहिए थी जुलाई 21 तक, सॉरी सितंबर 21 तक, उसका रिजल्ट ही एक साल लेट आ रहा है। यानी टोटल 18 महीने का, क्लोज टू 17-18 मंथ्स का डिले करा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टू जस्ट टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी किसी कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अनड्यू डिले होता है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू आर हाइडिंग समथिंग। क्योंकि अगर सब कुछ फेयर होता तो सबसे पहले रिजल्ट आपका आता। आप इन्फोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, सबसे पहले रिजल्ट देती हैं कंपनीज। सब कुछ सेट है ना, हर क्वार्टर टू क्वार्टर सेट है, सिर्फ कंसोलिडेट करके थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट करके रिजल्ट भेजना है बाहर। देर इज नथिंग टू हाइड, देर इज नथिंग टू एडजस्ट। सिर्फ इतना नहीं हुआ, इस दौरान क्या हुआ, FY21 में 18x से लॉसेस बढ़ गए, लॉसेस 18 गुना बढ़ गए, एंड देर इज दिस 50% ड्रॉप इन द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। कंपनी ने बोला था कि हम FY21 में इतना रेवेन्यू करेंगे, उसका 50% ही रेवेन्यू हो पाया। समझिए, अगस्त 22 में कंपनी ने क्या करा, अक्टूबर 22 के बाद, सॉरी
अगस्त 22 में कंपनी ने ये बोला था कि हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी अनाउंस करेंगे, और आरओसी ने शो कॉज नोटिस भी दिया, और उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 22 में फाइनेंशियल ईयर 21 अनाउंस कर दिया। अभी 22 बाकी है, 23 बाकी है, 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, अब समझिए क्या हो रहा है। दिसंबर 22 में क्या हुआ, बिकॉज ये बैकलॉग्स चल रहे हैं और बायजूस ने प्रॉमिस करा था अपने लोन लेंडर्स को कि हम दोनों साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ रिलीज कर देंगे, नहीं करा। तो क्या ये कोविनेंट हिट हो गया, जो अपन ने कोविनेंट की बात करी थी? लेंडर्स ने क्या बोला बायजू को, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा पैसा वापस कर कैसे भी करके। कितना पैसा वापस कर? $1.2 बिलियन, जो टर्म लोन बी बोला जाता है जिसको। ये तुरंत तत्काल प्रभाव से मेरा पैसा वापस कर, अभी चाहिए मेरे को पैसा मेरा। बायजू की हलक सूख गई, डेफिनेट सी बात है। कहां से लाएगा यार इतना पैसा? 1.2 बिलियन कहां से लाएगा? सारा का सारा पैसा तो मार्केटिंग में उड़ा दिया, प्रमोशन में उड़ा दिया। बायजूस ने क्या करा, मार्च में इनके साथ एक बैठक करी, एक मीटिंग करी, और बोला कि सर देखो, अभी पैसा वैसा मत मांगो मेरे से, प्रिंसिपल का अमाउंट मत मांगो, हम एक काम करते हैं, हम इस लोन को रीनेगोशिएट करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं या इनको रीस्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, इसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन बोला जाता है। मैं क्या करता हूं ना, आप मेरे से पैसा मत मांगो इस टाइम पर, मैंने जो इनिशियली लाइबोर प्लस 5.5% पे लोन दिया था ना आपने, उसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा देता हूं आपका, आप इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज ले लो मेरे से। बोरोवर्स ने सोचा यार पैसा पूरा डूब जाएगा, इससे अच्छा है चल थोड़ा इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज दे। ओके डन। लेकिन मेरे को है ना, तू एक काम कर भाई, $250 मिलियन तो पहले अपफ्रंट पेमेंट कर दे, और जो बचा हुआ पैसा है ना उसके ऊपर तू एडिशनल इंटरेस्ट दे दे। ये रीस्ट्रक्चरिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस थी। ये बहुत नॉर्मल है, होम लोन की रीस्ट्रक्चरिंग भी होती है, उसमें भी यही होता है। ठीक है, कि थोड़ा पैसा आप अभी दे दो और बाकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम कम कर देते हैं या टेनोर बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ, अप्रैल में लेंडर्स ने बोला कि भाई जो $200 मिलियन अपनी बात हुई थी, 250 नहीं था, $200 मिलियन की जो अपनी बात हुई थी, वो पैसा दे दो आप। सर कौन सा 200 मिलियन? अरे पिछले महीने रीस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग करी थी ना जिसमें तूने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। बोले हाँ हाँ मेरे को याद आया, ठीक है देता हूं सर, आप आजकल में करता हूं। ओके भाई। मई में क्या हुआ भाई, लोगों ने देखो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। मई के अंदर इन्होंने क्या करा, May 23 दिस ईयर ओनली, अ मंथ बैक, बायजू 2,000 करोड़ रुपए रेस करके ले आया। पता नहीं कैसे चूना आ रहा है लोगों को। 2,000 करोड़ रुपए डेविडसन केम्पनर कैपिटल से रेस करे इन अ स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब समझना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इक्विटी के थ्रू पैसा रेज नहीं हुआ है, डेट के थ्रू पैसा रेज हुआ है। जब डेट के थ्रू पैसा रेज होता है ना, और अभी आप देखोगे अभी की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, उन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर इस समय क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा है? क्या बेसिक इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है? यस और नो? एब्सोल्युटली यस। तो अगर बायजूस अनसिक्योर्ड क्रेडिट पे जाएगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा? तो बायजूस ने सोचा कि नहीं, कुछ गिरवी रखता हूं इनके पास और इनसे पैसा लेता हूं, सिक्योर डेट लोन लेता हूं, ताकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे। पता है आपको बायजूस ने सिक्योरिटी पे क्या रखा है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ आकाश। इसको थिंक एंड लर्न, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने लोन उठाया है, और उसकी जगह गिरवी क्या रखा है, आकाश के फ्यूचर के कैश फ्लोज। उनको गिरवी रख दिया कि देखो हम इतना कमा रहे हैं, फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा, उससे हम पेमेंट करेंगे, नहीं पेमेंट करेंगे तो पूरे फ्यूचर के कैश फ्लो आपके। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, आकाश की जो ओनरशिप है ना, वो थिंक एंड लर्न के पास है ही नहीं। आकाश की ओनरशिप बायजूस के पास है, रविंद्रन बायजूस के कंट्रोल में, रविंद्रन बायजू के कंट्रोल में, एंड नॉट विथ द कंपनी। ठीक है। फिर जून में क्या हुआ भाई, जून में इन लोगों को, जब ये जो रीनेगोशिएटेड टर्म्स थी, इसके हिसाब से जून में इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट बायजूस ने करा नहीं। जो प्रिंसिपल का पेमेंट करना था $200 मिलियन का, वो बायजूस ने करा नहीं।
रेडवुड ने क्या कर दिया, रेडवुड ने बायजूस को डेलावेयर कोर्ट में सू कर दिया, केस लगा दिया बायजूस, ये मेरा पैसा ले लिया है और मेरे को वापस नहीं दे रहा है। ठीक है, बायजूस ने भी यूएस की एक कोर्ट के अंदर सू कर दिया कि ये जो लेंडर है ये डिसक्वालिफाइड लेंडर है। डिसक्वालिफाइड लेंडर का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करेंगे और उससे चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। डिसक्वालिफाइड लेंडर का मतलब ये है कि सर इसको मेरे को कोई पैसा आज नहीं देना है, ये गलत तरीके से मेरे से पैसा मांग रहा है। बायजूस ने बोला है दे आर एक्सिलरेटिंग रीपेमेंट्स। मैं पैसा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं देने से, लेकिन ये जो है ना ये बहुत जल्दी मेरे से पैसा मांग रहा है। इतनी जल्दी क्यों मांग रहा है? ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मांगना चाहिए इसको। दैट इज समथिंग विच इज बीइंग हैपनिंग। एंड इस दौरान ये सब करते हुए जो डेलॉइट ऑडिटर है उसने तुरंत रिजाइन कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग, वेरी बिग रेड फ्लैग अगर ऑडिटर रिजाइन करके चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में। एंड फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 की कोई भी रिपोर्ट आज तक अवेलेबल नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आप समझिए जब ये केस, ऐसे केसेस होते हैं ना कहीं पर भी, किसी भी बड़ी, अगर ये सेम घटना कोई छोटे से स्टार्टअप, आपको पता है जब छोटा स्टार्टअप फंडिंग रेस करने जाता है ना और थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कैसे कि कोई जीएसटी की डिमांड पेंडिंग है और वो आपने बताई नहीं है, उसकी फंडिंग कट हो जाती है, फंडिंग नहीं मिलती है। और बायजूस अनलिमिटेड कैपिटल रेस कर चुका है। बायजूस जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभी तक क्लोज टू $2 बिलियन का तो फंड रेस कर चुका है यार। $2 बिलियन का फंड रेस कर चुका है। और उस फंड को उसने कहाँ लगाया है? टू एक्वायरिंग मल्टीपल कंपनीज एंड टू प्रमोट देयर कोर्सेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे। ठीक है, दिस इज नॉट अ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। अगर आकाश का आईपीओ फ्यूचर में आता है, ठीक है, अगर आता है, एंड जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है, लेकिन अगर आकाश का आईपीओ आता है तो मैं खुद तो उसमें पैसा ना लगाऊं कभी। क्यों नहीं लगाऊंगा सर? आकाश तो अलग कंपनी है, बायजू अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ रविंद्रन बायजू। उनके माइंडसेट में ही है कि लूप होल से प्ले करना। ठीक है, इज नॉट अ फेयर बिजनेसमैन, इट्स नॉट अ क्वालिटी बिजनेसमैन। ठीक है, तो आई वुड नॉट रिस्क माई मनी इन बायजूस का अगर वो पब्लिक फोरम पे प्राइमरी मार्केट के अंदर उतरते हैं तो, टू रेज द कैपिटल थ्रू इक्विटी मार्केट्स, आईपीओज में आते हैं तो। ठीक है, आई होप ये जो डिस्कशन हमने करा है ये आपको थोड़ा फ्रूटफुल लगा होगा, इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि बायजूस एक्चुअल में क्या कांड कर रहा है इन द प्रैक्टिकल सेंस। ठीक है, अगर आपको काम बहुत अच्छा लगा है ना तो कमेंट के अंदर मेरे को ज़रूर बताना कि आप चाहते हो क्या कि फ्यूचर में ऐसी केस स्टडीज और हम डिस्कस करें, दूसरी कंपनीज को एनालाइज करें, या फिर हम जो पुराने स्कैंडल्स हुए, स्कैम्स हुए, उनको डेप्थ में समझें। ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद मेहता तो खैर सबको पता है अभी, सत्यम स्कैम, डॉट कॉम बबल, 1930 ग्रेट डिप्रेशन, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, क्या इनको डेप्थ में, नीरव मोदी स्कैम, क्या इनको डेप्थ में समझना है? और जो दूसरी कंपनीज है क्या उनके एनालिसिस, उनके रेड फ्लैग एनालिसिस, उनके बिजनेस एनालिसिस को डेप्थ में समझना है? अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे फ्यूचर में भी सेशंस लूं तो आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 450 लाइक्स का टारगेट है, मेरे को पता है आप लोग पूरा तो ऐसे कर दोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।